नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष इंदौरिया डीआर कैंपस के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों कल हमने पढ़ा था वर्णों का उच्चारण स्थान, या हम पिछली कक्षा की बात करें, अगर पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था दोस्तों उच्चारण स्थान, कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण जो है उनको कितने भागों में बांटा जा सकता है। दोस्तों अगर हम अब बात करें तो दोस्तों अगला जो वर्गीकरण आता है वो दोस्तों आता है मुखाकृति के आधार पर। अगला जो दोस्तों वर्गीकरण है वो किसके आधार पर है? हमारा मुखाकृति। मुखाकृति के आधार पर वर्णों का, सॉरी दोस्तों वर्णों को मत करना दोस्तों, यहाँ पर स्वरों का वर्गीकरण होगा। केवल स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों को दोस्तों यहाँ पर हम किसका वर्गीकरण करेंगे? दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण कि मुखाकृति। अब दोस्तों मुखाकृति का मतलब क्या है? मुख का मतलब हम सोचते पूरा फेस होता है, जबकि मुखाकृति का मतलब क्या है? अपना पूरा फेस नहीं है, ये हमारा जो मुख है, यानी मुख के खुलने की जो हमारी आकृति होती है, यानी किस स्वर के उच्चारण पर हमारा कितना मुख खुलता है, कितना मुख नहीं खुलता, उसके आधार पर जो वर्णों को यानी स्वरों को हमारों को बांटा गया है दोस्तों, वो उसको किस नाम से जाना जाता है? मुखाकृति के आधार पर माना जाता है कि भाई किस वर्ण यानी या किस स्वर के उच्चारण पर हमको कितना मुख खोलना है, कितना मुख नहीं खोलना। तो दोस्तों आपको यदि ध्यान होगा तो दोस्तों मैंने आपको बताई थी स्वरों की संख्या बताई थी 11, लेकिन दोस्तों मुखाकृति के आधार जो है इसके अनुसार अगर जो स्वर हैं उनका जो वर्गीकरण किया जाता है दोस्तों वो 10 स्वरों का किया जाता है। कितने स्वरों का किया जाता है दोस्तों? 10 स्वरों का किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें हम कि 11वां स्वर कौन सा बच गया, तो दोस्तों यहाँ पर री जो है इसका वर्गीकरण नहीं किया जाता। लेकिन दोस्तों कई, आपने पुस्तक का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जैसे दोस्तों कुछ पुस्तकों में लिखा हुआ है कि उन्होंने री का भी वर्गीकरण कर दिया है, जो कि उन्होंने री का जो वर्गीकरण किया है दोस्तों वो संवृत के आधार पर किया है, कि उन्होंने संवृत के अंतर्गत दोस्तों किसको मान लिया? री को मान लिया। जबकि दोस्तों अगर हम देखें तो मुखाकृति के आधार पर जो स्वर हैं उनका वर्गीकरण केवल कितने स्वरों का होता है दोस्तों? 10 स्वरों का होता है। अब दोस्तों अगर हम चलते हैं तो मुखाकृति के जो आधार पर है इनको दोस्तों स्वर जो अपने हैं इनको 4 भागों में बांटा है दोस्तों। पहले को नाम दिया जाता है संवृत, पहले को नाम दिया जाता है संवृत। दूसरे को दोस्तों नाम दिया जाता है अर्ध संवृत, अर्ध संवृत। तीसरे को दोस्तों नाम दिया जाता है विवृत। चौथों को दोस्तों नाम दिया जाता है अर्ध विवृत। तो दोस्तों मुखाकृति के आधार पर जो हमारे स्वर हैं 10, उनको कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में, संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले संवृत क्या होता है, तो दोस्तों वह स्वर जिसका उच्चारण करने पर मुख जो है सबसे कम खुलता है, ऐसा स्वर जिसका जब हम उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करने पर उसका मुख जो है सबसे कम खुलेगा उसका उच्चारण करने पर। ऐसा हमको स्वर देखने कौन कौन स्वर हैं जिनका जब हम उच्चारण करते हैं हमारा जो मुख है वो सबसे कम खुलता है, वो दोस्तों किसके अंतर्गत आता है? संवृत स्वर के अंतर्गत आता है। दोस्तों यहाँ पर हम अगर परिभाषा की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप अगर पूरी परिभाषा वगैरह देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने आपको जैसे आपको बताया डीआर कैंपस के आप चैनल पर जाके उनकी पूरी परिभाषा पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें हम किसकी? संवृत स्वर की। तो संवृत का दोस्तों मतलब ही क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था किसके आधार पर चल रहा है दोस्तों यहाँ पर वर्गीकरण? मुखाकृति के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति का मतलब कम किसमें मुख खुलता है, अधिक किसमें खुलता है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं संवृत। तो संवृत यानी वह स्वर जिसमें का उच्चारण करने पर या जिसमें सबसे कम मुख खुलता है वो दोस्तों कौन सा स्वर कहलाता है? संवृत स्वर कहलाता है। दोस्तों परिभाषा के लिए मैंने आपको बोल दिया डीआर कैंपस के आप चैनल पर जाइए, वहाँ से आपको परिभाषा मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। तो अब पढ़ते हैं दोस्तों हम संवृत स्वर। तो दोस्तों संवृत जो स्वर है इसके अंतर्गत 4 स्वर आते हैं दोस्तों। एक तो आता है ई, ऊ और ऊ।
ये जो 4 स्वर हैं दोस्तों, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख सबसे कम खुलता है। जैसे कि आप उच्चारण भी करके देखेंगे ई ऊ। ठीक है, तो दोस्तों इनका उच्चारण करने पर मुख जो है वो क्या होता है दोस्तों, सबसे कम खुलता है। तो ये जो स्वर हैं दोस्तों, इनको किस नाम से जाना जाता है, समृद्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, कुछ किताबों में इसमें री और लिखा हुआ है दोस्तों, कुछ किताबों में इसमें क्या लिखा हुआ है, री और लिखा हुआ है, जबकि दोस्तों ये आंसर गलत है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, मुखाकृति पे स्वरों का जो वर्गीकरण होता है केवल 10 स्वरों को होता है, उसमें री को नहीं लिया जाता। दोस्तों इसको नहीं जो लेने का कारण है, वो नहीं लेने का कारण ये है कि कुछ विद्वान यूँ कहते हैं कि री को आप स्वर मानो ही मत, री को आप स्वर मानो ही मत, क्योंकि एक व्यंजन प्लस स्वर बनाने से री बन सकता है। जैसे कि दोस्तों एक बात बताइए, मैंने लिख दिया ऋतु और दोस्तों एक मैंने लिख दिया ऋतु, दोनों का उच्चारण दोस्तों क्या होता है, ऋतु ही होता है। इसका उच्चारण भी आप क्या करेंगे, ऋतु, इसका उच्चारण भी आप क्या करेंगे, ऋतु। जैसे कि दोस्तों अगर हम ऋतु का मतलब जितनी भी अपने जो मौसम के अनुसार आते हैं उन ऋतुओं की यदि बात करते हैं तो वहाँ पर ऋतु इस प्रकार से लिखा जाता है। दोस्तों अगर आपने देखा होगा लड़की वगैरह का नाम होता है तो वहाँ पर ऋतु इस प्रकार से नहीं लिखती हैं, वो ऋतु इस प्रकार से लिखती हैं। अब दोस्तों इसका उच्चारण विधि हो रहा है, इसका उच्चारण विधि हो रहा है, तो कुछ विद्वानों ने ये वहाँ पर हिंदी अकादमी में ये क्वेश्चन उठाया कि यहाँ पर ये जो री है, जब इसका उच्चारण इस रूप में हो सकता है तो इसको स्वर मत मानिए, इसको स्वर मत मानिए। क्यों, यहाँ पर री है तो एक तो रे मान लो और एक ई मान लो, तो ई को तो आप पहले ही गिन चुके हैं स्वरों में, रे को आप अंतस्थ व्यंजनों में गिन चुके हैं, तो इसको गिनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तद्भव शब्द में तो हमारा काम चल सकता है, लेकिन दोस्तों जैसा आप जानते हैं हिंदी हमारी जो भाषा है उसमें तत्सम शब्द भी चलते हैं और क्या चलते हैं, तद्भव शब्द भी चलते हैं। तो दोस्तों अगर जैसे हम तत्सम शब्दों की बात करेंगे तो ये तो क्या हो गया, तत्सम। तत् का मतलब दोस्तों क्या होता है, उसके, सम का मतलब होता है दोस्तों समान, यानी उसके समान। उसके किसके, यहां पर दोस्तों उसका मतलब होता है संस्कृत, यानी संस्कृत के समान जो शब्द हिंदी में प्रचलित होते हैं वो तो दोस्तों कौन से शब्द कहलाते हैं, तत्सम शब्द। और यहाँ पर दोस्तों अगर मान लीजिए दूसरा आपने शब्द पढ़ा होगा दोस्तों तद्भव शब्द, या फिर हमारी आने वाली जो क्लास है उसमें मैं आपको बताऊंगा तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं, फिर इनकी डिटेल में हम चलेंगे कि किस प्रकार से होते हैं। तद का मतलब होता है दोस्तों उससे, और दोस्तों भव का मतलब होता है उत्पन्न, यानी उससे उत्पन्न। अब उसका मतलब मैंने दोस्तों आपको बता दिया, उसका मतलब ही क्या होता है, संस्कृत, यानी संस्कृत के शब्दों से जो शब्द उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों एक बात बताइए, हमारी हिंदी में दोनों प्रकार के शब्द चलते हैं, तत्सम शब्द भी चलते हैं और तद्भव शब्द भी चलते हैं। तो दोस्तों तद्भव शब्दों में तो ये ऋतु मान्य कर लिया जाएगा, लेकिन जैसे ही दोस्तों तत्सम शब्द आएगा वहाँ तो ऋतु इस प्रकार से नहीं लिखा मिलेगा, वहाँ तो हमको री इसी प्रकार से ही लिखा मिलेगा, इसलिए इसको मान्यता दे दी गई। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था मुखाकृति के आधार पर री का वर्गीकरण नहीं किया जाता। कुछ जो किताबें हैं उनमें मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि आपको कल को कन्फ्यूजन हो, आप सोचो कि सर ने केवल हमको इसमें 4 बताए थे, ई ऊ और ऊ समृत में, और इसमें तो री भी लिखा हुआ है, तो दोस्तों वो किताब गलत है, उन्होंने री को इसमें जोड़ दिया है, जबकि री को इसमें माना ही नहीं गया है। क्योंकि दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मुखाकृति के आधार पर वह कौन सा स्वर है जिसको मान्यता नहीं दी गई है। तो दोस्तों मुखाकृति के आधार पर 10 स्वरों को मान्यता दी गई है, ऐसा कौन सा स्वर है जिसको मान्यता नहीं दी गई, तो स्वर कौन सा है दोस्तों, री स्वर है, इसको मान्यता नहीं दी गई है। सेकंड दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, सेकंड अगर हम लेके चलते हैं तो दूसरा आता है दोस्तों हमारा अर्ध समृत। पहला दोस्तों समृत यानी वह स्वर जिसका उच्चारण करने पर सबसे कम मुख खुलता है वो तो क्या कहलाता है, समृत स्वर। दोस्तों दूसरा आ गया अर्ध समृत। अर्ध समृत क्या कहता है, देखने से तो दोस्तों ये लगता है अर्ध का मतलब आधा, समृत का मतलब सम यानी व्रत के समान जिसमें मुंह खुले, लेकिन दोस्तों इसकी परिभाषा ये अलग होती है कि वह स्वर जिसका उच्चारण करने पर समृत स्वर से अधिक मुख खुलता है, वह स्वर
जिसका उच्चारण करने पर समृद्ध जो हमारा स्वर होता है उससे अधिक मुख खुलता है, वो दोस्तों कौन सा कहलाता है? हमारा अर्ध समृद्ध कहलाता है। यानी कि हमको ऐसा स्वर देखना है जिसका जब हम उच्चारण करें तो ई ऊ इनसे अधिक मुख खुलना चाहिए, वो कौन सा होता है दोस्तों? अर्ध समृद्ध स्वर होता है। और दोस्तों अर्ध जो समृद्ध स्वर है हमारी, इनकी संख्या केवल दोस्तों दो है, एक तो है ए और एक है ओ। ए और ओ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अगर उच्चारण करके भी देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। एक आप उच्चारण करिए ई ऊ, सबसे कम मुख खुल रहा है। एक मैं उच्चारण कर रहा हूँ ए ओ, तो यानी समृद्ध से क्या खुल रहा है? अधिक मुख खुल रहा है। तो जहाँ पर वह स्वर जिसका उच्चारण करने पर समृद्ध से अधिक मुख खुलता है, वो दोस्तों कौन सा स्वर कहलाता है? अर्ध समृद्ध स्वर कहलाता है। तीसरे की दोस्तों हम बात करें तो तीसरा आता है हमारा विवृत स्वर। तीसरा कौन सा है दोस्तों? हमारा विवृत स्वर। दोस्तों विवृत स्वर की यदि हम बात करें तो विवृत स्वर कहता है क्या है कि वह स्वर जिसका उच्चारण करने पर सर्वाधिक मुख खुलता है, वह स्वर जिसका उच्चारण करने पर सर्वाधिक मुख खुलता है। यानी कि हमारे 11 प्रकार के जो स्वर हैं उनमें से हमने री को मान्य नहीं किया, 10 में से केवल हमको देखना है। तो 10 जो हमारे जो स्वर बचे हैं उनमें से आपको ये देखना है ऐसा कौन सा स्वर है या ऐसे कौन से स्वर हैं जिनके उच्चारण में सर्वाधिक मुख खुलता है। तो उस स्वर को दोस्तों किस नाम से जाना जाएगा? विवृत स्वर के नाम से जाना जाएगा। और दोस्तों विवृत जो स्वर है वो एकमात्र है आपका आ। विवृत स्वर कौन सा है दोस्तों? एकमात्र आपका आ। क्योंकि जैसे ही आप आ का उच्चारण करेंगे तो आपने देखा होगा ई ऊ, आपने देखा होगा ए ओ, एक आप बोलो आ, तो आ में क्या होता है? सर्वाधिक मुख खुलता है। तो ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करने पर सर्वाधिक मुख खुलता है दोस्तों, वो कौन सा स्वर कहलाता है? विवृत स्वर कहलाता है। चौथा दोस्तों हमारा आता है अर्धविवृत स्वर। दोस्तों अर्धविवृत स्वर क्या है? ये अर्ध जो समृद्ध हमारा स्वर है और ये जो विवृत जो हमारा स्वर है, इन दोनों के बीच की कड़ी है। इन दोनों के किसकी कड़ी है? बीच की कड़ी। यानी अर्धविवृत होता ही क्या है? वह स्वर जिसका उच्चारण करने पर अर्ध समृद्ध से तो अधिक मुख खुले, इससे तो दोस्तों क्या होता है? अधिक खुलना चाहिए। और विवृत से क्या हो? कम मुख खुले, इससे दोस्तों कितना खुलना चाहिए? कम मुख खुलना चाहिए। यानी ऐसा स्वर जिसका जब हम उच्चारण करें तो अर्ध जो हमारा समृद्ध स्वर है उससे तो अधिक मुख खुलना चाहिए और विवृत जो हमारा स्वर है उससे कम मुख खुलना चाहिए। ऐसा जो स्वर होता है दोस्तों उसको किस नाम से जाना जाता है? अर्धविवृत के नाम से जाना जाता है। ये जो दोस्तों हमारे स्वर हैं ये हमारे 3 स्वर हैं, ए आई औ। ये जो 3 स्वर आते हैं ये दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं? अर्धविवृत के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि दोस्तों आप इनका उच्चारण भी अगर करके देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार के हमारे होते हैं मुखाकृति के आधार पर। सबसे पहला है समृद्ध, आप उच्चारण करिए ई ऊ, सबसे कम मुख खुल रहा है। अर्ध समृद्ध ए ओ, यानी हमारा जो समृद्ध जो स्वर था उससे अधिक मुख खुलता है। तो समृद्ध से अधिक जिसमें मुख खुलता है वो कौन सा कहलाता है दोस्तों? अर्ध समृद्ध स्वर कहलाता है। तीसरा दोस्तों मैंने आपको बताया था विवृत, यानी वह स्वर जिसमें सर्वाधिक मुख खुलता है। सर्वाधिक मुख खुलता है, जितने भी स्वरों को आप उच्चारण करने जिसमें सबसे ज़्यादा मुख खुलेगा वही क्या कहलाएगा? विवृत। तो दोस्तों एकमात्र ऐसा कौन सा स्वर है? आ। जैसे आप आ का उच्चारण करेंगे तो आपका सर्वाधिक मुख खुलेगा। दोस्तों ये मैंने अर्धविवृत जो आपको बताया था, ये मैंने आपको बताया था दोनों के बीच की कड़ी है। अर्ध समृद्ध से तो अधिक, जैसे एक तो मैं बोलूँ ए ओ और एक मैं बोला आ, इन दोनों के बीच में ए आई औ, तो इससे तो अधिक मुख खुल रहा है। अर्ध समृद्ध से तो क्या हो रहा है? अधिक मुख खुल रहा है। लेकिन विवृत जो है इससे क्या हो रहा है? कम मुख खुल रहा है। तो इनके जो दोनों के बीच की जो कड़ी है उसको दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? अर्धविवृत के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मुखाकृति के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है वो हम 4 प्रकार से करते हैं दोस्तों, वो मैंने आपको बता दिया। केवल 10 स्वरों का करना है, री को मान्य यहाँ पर नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया, कुछ किताबों में री जो है, जैसे मैं भी आपको यहाँ बता सकूँ, मैं भी यहाँ लिख सकता था एक री और लिख देता, लेकिन दोस्तों जब ये मान्य नहीं है तो मैं इसको कैसे मान लूँ? तो दोस्तों हमारे मुखाकृति पे आधार पर स्वरों को जो वर्गीकरण होता है, कितने स्वरों को होता है? मात्र 10 स्वरों को। री को हमने मान्य नहीं किया है। समृद्ध में हमारे 4 स्वर आते हैं। अगर वो पूछ रहे समृद्ध स्वरों की संख्या होती है तो दोस्तों कितनी होती है? 4।
ठीक है दोस्तों, ई ई उ। अगर वो पूछ ले अर्ध समृद्ध स्वरों की संख्या होती है तो दोस्तों कितनी होती है हमारी, 2, ए और ओ। अगर वो पूछ ले विवृत स्वरों की संख्या होती है दोस्तों एक मात्र होती है, कौन सा है, आ। और दोस्तों अगर हमसे पूछे अर्थ विवृत स्वरों की संख्या होती है तो दोस्तों ये संख्या कितनी हो जाती है हमारी, 3। तो दोस्तों आप जोड़ के देख लीजिए, 4 और 2 6 और 1 7, 7 और 3 10। यानी वर्गीकरण जो हमने किया है कितने स्वरों का किया है दोस्तों, 10 स्वरों का वर्गीकरण किया है। यहाँ पर दोस्तों हमारा वर्गीकरण जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। यानी जितने आधार पर हमको वर्गीकरण बताए थे, चाहे स्वर का हो, चाहे व्यंजन का हो, चाहे वर्णों का हो, अलग अलग आधार पर चले थे हम। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया था काल के आधार पर या समय के आधार पर। दूसरा दोस्तों मैंने आपको बताया था जिह्वा के आधार पर, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तीसरा मैंने आपको बताया था ओष्ठ आकृति के आधार पर, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। चौथा दोस्तों मैंने आपको बताया था प्राणवायु के आधार पर, अल्पप्राण और महाप्राण। पांचवा दोस्तों मैंने आपको बताया था स्वर तंत्रियों के आधार पर, घोष और अघोष। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में फिर मैंने आपको बताया था उच्चारण स्थान के आधार पर, और उसके बाद में दोस्तों मैंने क्या बताया आपको, मुखाकृति के आधार पर। इस प्रकार से दोस्तों हमारा वर्गीकरण समाप्त होता है। इसके बाद दोस्तों अगर देखते हैं वर्ण का और क्या क्वेश्चन हो सकता है, इसके बाद दोस्तों अगर देखते हैं हम तो एक वर्ण में दोस्तों एक और क्वेश्चन आता है जिसको हम नाम देते हैं प्रयत्न भेद, जिसको दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, प्रयत्न भेद के नाम से जाना जाता है। जिसको दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं, प्रयत्न भेद। दोस्तों आप सभी जानते होंगे प्रयत्न का मतलब ही क्या होता है, प्रयास। प्रयत्न का मतलब ही क्या होता है, प्रयास। यानी वो व्यंजन, यानी व्यंजनों को बोलने में क्या क्या प्रयत्न किया जाता है, यानी क्या क्या जो प्रयास किया जाता है, उनको दोस्तों किस नाम से जानते हैं, हम प्रयत्न भेद के नाम से जानते हैं। ये जो दोस्तों हमारे प्रयत्न भेद हैं, इन प्रयत्न भेदों की संख्या है 8। दोस्तों प्रयत्न भेदों की संख्या कितनी मानी गई है, 8 मानी गई है। यानी हमारे हिंदी में जो प्रयत्न भेद हैं वो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 8 प्रकार के होते हैं। दोस्तों आपने कई बार क्वेश्चन देखा होगा प्रयत्न भेद होते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर कुछ किताबों में लिखा हुआ है संस्कृत के आधार पर कि प्रयत्न भेद 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाहरी प्रयत्न। तो दोस्तों आपको संस्कृत के अनुसार आंसर नहीं करना है। हमारा प्रयत्न भेद कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर वो संख्या कोई भी नहीं मानता है, क्योंकि संस्कृत के जो पढ़ने वाले हैं उनको हिंदी की इतनी नॉलेज नहीं है, हिंदी के जो पढ़ने वाले हैं उनको संस्कृत की इतनी नॉलेज नहीं है। तो वो क्या करते हैं, यार संस्कृत से ही तो हिंदी उत्पन्न हुई है। अब संस्कृत में आभ्यंतर प्रयत्न, बाहरी प्रयत्न माने जाते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 4 प्रकार के माने जाते हैं संस्कृत में, स्पष्ट, ईषत स्पष्ट, विवृत और ईषत विवृत। कुछ लोग संवृत और मान लेते हैं, जो लघु सिद्धांत कौमुदी में माना गया है। लेकिन वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी जिसकी रचना पाणिनि ने की थी उसमें संवृत को नहीं माना गया था। बाहरी जो प्रयत्न होते हैं दोस्तों उसमें आता है श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण वगैरह ये आते हैं। जबकि दोस्तों हमको संस्कृत के आधार पर नहीं चलना है। हमारे जो हिंदी के जो प्रयत्न भेद हैं दोस्तों वो कितने हैं, 8 हैं। वहाँ तो प्रयत्न भेदों की संख्या दोस्तों कितनी मानी गई है, 2 मानी गई है। क्योंकि मैं कुछ भी स्टूडेंट से पूछता हूँ प्रयत्न भेद कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी की मैं क्लास ले रहा हूँ, हिंदी की क्लास में जैसे मैं पूछता हूँ प्रयत्न भेद कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कृत वाले जो स्टूडेंट हैं वो सीधे बोलते हैं 2 प्रकार के, आभ्यंतर प्रयत्न और बाहरी प्रयत्न। जैसे मैं ये बताता हूँ कि भाई प्रयत्न जो भेद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। प्रयत्न जो भेद होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप संस्कृत में उठाकर देखिए प्रयत्न भेदों की जो संख्या है वो 2 मानी गई है, एक तो है आभ्यंतर प्रयत्न और एक है बाह्य प्रयत्न। तो दोस्तों वो आंसर है संस्कृत का। वो आंसर किसका है दोस्तों, संस्कृत का। अगर जैसे मैं आपको संस्कृत पढ़ाता हूँ तो दोस्तों वहाँ पर मैं भी वहाँ पर प्रयत्न भेदों की संख्या कितनी बताऊँगा, 2। लेकिन हिंदी में जो संख्या मानी गई है प्रयत्न भेदों की संख्या दोस्तों कितनी मानी गई है, 8 संख्या मानी गई है। तो दोस्तों प्रयत्न भेदों की संख्या कितनी होती है हमारी, 8। अब दोस्तों हम देखते हैं 8 प्रकार के प्रयत्न भेद कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों पहला जो प्रयत्न भेद होता है उसको नाम दिया जाता है स्पर्श या फिर दोस्तों स्पर्शी, स्पर्श या स्पर्शी। ठीक है दोस्तों, स्पर्श भी लिख सकता है या फिर स्पर्शी भी लिख सकता है। दोस्तों ये जो है आपने नियम सुने होंगे, नियम 2 प्रकार के होते हैं।
दोस्तों एक तो आपने सुना होगा, एक तो होता है गौण नियम, एक तो दोस्तों क्या होता है गौण नियम, और एक होता है मुख्य नियम। यानी गौण नियम, गौण का मतलब ही क्या होता है सामान्य, एक तो अपना सामान्य नियम चलता है और दोस्तों एक क्या चलता है हमारा मुख्य नियम। दोस्तों अगर दोनों नियम एक साथ कहीं टकरा जाते हैं तो हम मान्यता किसको दी जाती है, मुख्य नियम को दी जाती है। जैसे इसको इस प्रकार समझिए दोस्तों, जैसे हमारे परिवार है, ठीक है। अब दोस्तों जैसे आपका परिवार है, आपके परिवार में पिताजी भी हैं और दादाजी भी हैं, ठीक है दोस्तों। पिताजी अलग बोल रहे हैं कि ये काम करना चाहिए, लेकिन दादाजी बोल रहे हैं कि इस काम को नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों दोनों में से किसकी बात मानी जाएगी, दादाजी की बात मानी जाएगी। क्यों, वो क्या है मुख्य हैं, पिताजी क्या हैं सामान्य। समझ गए दोस्तों, जहाँ पर दोनों नियम एक साथ टकरा जाते हैं वहाँ पर मान्यता किसको दी जाती है, मुख्य नियम को मान्यता दी जाती है। तो दोस्तों स्पर्श, इस बात को मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, स्पर्श या स्पर्शी की जो परिभाषा है वो इसके ऊपर ही आधारित है। स्पर्श या स्पर्शी की परिभाषा दोस्तों अगर हम देखते हैं तो हमारी परिभाषा ये होती है कि वह व्यंजन या वह वर्ण जिसका उच्चारण करने पर, वह वर्ण या वह व्यंजन जिसका उच्चारण करने पर जिह्वा जो है, जिह्वा यानी हमारी जीभ, अगर किसी भी भाग को स्पर्श करती है तो वो स्पर्श या स्पर्शी के अंतर्गत आना चाहिए। दोस्तों इसकी जो हमारी परिभाषा है वो क्या है, ऐसा वर्ण या ऐसा व्यंजन जिसका जैसे ही मैं उच्चारण करूं तो वह जैसे ही मैं उसका उच्चारण कर रहा हूं तो उसका उच्चारण करने पर जो मेरी जिह्वा है, जिह्वा यानी जो मेरी जीभ है, अगर वो मेरे मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करती है तो वो क्या कहलाएगा, स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन कहलाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, हमारा तो ऐसा कोई वर्ण है ही नहीं। हमारे जितने भी 33 व्यंजन हैं, अगर 33 व्यंजनों का हम उच्चारण करें तो जिह्वा किसी न किसी भाग को तो स्पर्श करेगी। अब किसी न किसी भाग को स्पर्श करेगी, इसका मतलब सारे के सारे किस में आने चाहिए थे, स्पर्श या स्पर्शी में आने चाहिए थे। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये कैसा नियम है, सामान्य नियम। अभी इसके बाद में जो हमारे प्रयत्न भेद आएंगे, अभी 7 और जो प्रयत्न भेद आएंगे उनमें आएंगे मुख्य नियम, जो इसमें से अपने वर्णों को ले लेगा। वैसे दोस्तों जैसे मैंने आपको जब वर्णों की संख्या पढ़ाई थी, जब मैंने आपको बताया था वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, वहाँ पर मैंने आपको व्यंजन बताए थे। वो व्यंजन मैंने आपको 3 प्रकार के बताए थे, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको स्पर्श ही तो बताया था। तो स्पर्श व्यंजन में आप किस किस को मानते थे दोस्तों, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था स्पर्श जो व्यंजन होता है इसमें एक तो क वर्ग आता है दोस्तों, एक च वर्ग आता है, ट वर्ग आता है, त वर्ग आता है और प वर्ग आता है। ये 5 वर्ग ही बताए थे दोस्तों मैंने आपको कि स्पर्श जो व्यंजन होते हैं उनको 5 वर्गों में बांट दिया जाता है। अब दोस्तों अगर हम स्पर्श या स्पर्शी को लेकर चलें तो अपन केवल ये हमारा कैसा नियम है, सामान्य नियम। इसमें से भी हो सकता है, जैसे ही मुख्य नियम आएगा तो इसमें से भी हम वर्ण ले सकते हैं। तो स्पर्श या स्पर्शी के अंतर्गत हम क्या मान लेते हैं, 5 वर्गों को मान लेते हैं। दूसरा दोस्तों, दूसरा जो प्रयत्न भेद होता है उसको दोस्तों नाम दिया जाता है संघर्ष, या फिर दोस्तों कई बार संघर्षी और दे देता है, संघर्ष या संघर्षी। तो आप कंफ्यूज मत होना, या तो आप संघर्ष बोल दो या फिर आप क्या बोल सकते हो, संघर्षी भी बोल सकते हो। संघर्ष या संघर्षी जो प्रयत्न भेद होता है, प्रयत्न का मतलब प्रयास करना, यानी आपको अब ऐसा व्यंजन देखना है जिस व्यंजन का उच्चारण करने पर आपको संघर्ष करना पड़े। वह व्यंजन जिसका जब हम उच्चारण करते हैं तो उसका उच्चारण करने पर हमको क्या करना पड़ता है दोस्तों, संघर्ष करना पड़ता है। वो जो व्यंजन है उनको किसके अंतर्गत माना जाएगा, संघर्ष या संघर्षी के अंतर्गत माना जाएगा। तो दोस्तों जैसे हम देखते हैं संघर्ष और संघर्षी, यानी वह व्यंजन जिसको बोलने में संघर्ष उत्पन्न होता है। अब दोस्तों जहाँ पर भी आपने देखा होगा संघर्ष होता है वहाँ क्या होती है, ऊष्मा पैदा होती है कि नहीं होती दोस्तों। जहाँ पर भी संघर्ष होगा, संघर्ष आप करोगे कब, जब आपको गुस्सा आएगा तभी तो आप संघर्ष करोगे। और गुस्सा जब आदमी को आता है या किसी व्यक्ति को अगर गुस्सा आता है तो उसके अंतर्गत क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों संघर्ष या संघर्षी के अंतर्गत में किन को रख देना चाहिए, ऊष्म व्यंजनों को रख देना चाहिए। यानी संघर्ष या संघर्षी के अंतर्गत कौन से आ जाएंगे दोस्तों, हमारे ऊष्म व्यंजन। तो दोस्तों अगर वैसे याद नहीं रखे तो आप ध्यान रखना, अगर कहीं पर भी संघर्ष उत्पन्न होता है तो वहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। और ऊष्मा किन व्यंजनों के द्वारा बाहर आती है, ऊष्म व्यंजनों के द्वारा, जिनको हम 4 प्रकार से मानते हैं, स, श, श और है।
इनमें ऊष्मा बाहर आती है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका था ऊष्म व्यंजन, तो इसलिए इनको दोस्तों संघर्ष या संघर्षी व्यंजन माना जाता है। अगर दोस्तों ऐसे भी समझ में नहीं आया तो इसका मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ कि इसकी पूरी डिटेल होती क्या है। दोस्तों एक बात मान लीजिए, ये मेरी श्वास नलिका है, ये क्या है मेरी श्वास नलिका। दोस्तों मैं किसी भी व्यंजन का उच्चारण करता हूँ तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था प्राणवायु बाहर आती है, जैसे व्यंजनों को उच्चारण करते हैं क्या आती है, प्राणवायु बाहर। अब जैसे ये मेरी श्वास नलिका है, इसमें से क्या आ रही है दोस्तों, ये प्राणवायु बाहर आ रही है। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप ये ऊष्म व्यंजनों का प्रयोग करोगे, जैसे ही हम ऊष्म व्यंजनों का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों ये जो हमारी श्वास नलिका थी, ये श्वास नलिका दोस्तों संकुचित हो जाती है। ये क्या होने लग जाती है, संकुचित। अब ये संकुचित होने लग गई दोस्तों। अब प्राणवायु उसी वेग से बाहर आ रही है, प्राणवायु तो क्या आएगी, उसी वेग से बाहर आ रही है, जितनी यहाँ पर प्राणवायु वो ही आएगी। अब इसको निकलने के लिए जगह मिल रही है कम, तो दोस्तों ये क्या करेगी, यहाँ से रगड़ती हुई जाएगी कि नहीं जाएगी, यानी सांस नलिका से क्या होती है, ये रगड़ती हुई जाती है। और दोस्तों जैसे भी आप जानते हैं जहाँ पर भी रगड़न उत्पन्न होती है वहाँ पर क्या होती है दोस्तों, ऊष्मा पैदा होती है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा सर्दी वगैरह में आप देखते हैं कि हाथों को ऐसे करते रहते हैं, इसका मतलब ही क्या है, इनमें क्या हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो दोस्तों जहाँ पर भी रगड़न होती है वहाँ पर दोस्तों क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऊष्म व्यंजनों जो हैं हमारे, या जिनको हम संघर्षी या संघर्षी प्रयत्न भेद बोल सकते हैं, उनके साथ ऊष्मा बाहर आने का कारण क्या है, क्योंकि श्वास नलिका क्या हो जाती है दोस्तों, संकुचित। संकुचित का मतलब सिकुड़ना, संकुचित का मतलब ही क्या होता है, सिकुड़ना, यानी सिकुड़ जाती है। इसलिए दोस्तों इन जो हमारे व्यंजन हैं ऊष्म व्यंजनों, इनके साथ में क्या आती है, अधिक ऊष्मा बाहर आती है। तो दोस्तों अगर हमने देखा, सबसे पहले हमारा था स्पर्श, स्पर्श के अंतर्गत हमने 5 वर्ग मान लिए थे। सेकंड था हमारा संघर्ष या संघर्षी। तीसरा दोस्तों हमारा जो प्रयत्न भेद बनाया है, ये दोनों को जोड़कर बनाया है, यानी दोनों के बीच की कड़ी है। यानी वह व्यंजन जिसका उच्चारण करने पर स्पर्श व्यंजनों से तो अधिक, स्पर्श व्यंजनों से तो क्या होगा दोस्तों, इनसे तो क्या होगा, अधिक, और ये जो हमारा संघर्ष या संघर्षी जो व्यंजन है इनसे कम होना चाहिए। ऊष्मा कैसे बाहर आनी चाहिए, स्पर्श से तो अधिक ऊष्मा बाहर आए, और संघर्ष या संघर्षी से क्या हो, कम ऊष्मा जो बाहर आती है वो दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, संघर्ष या संघर्षी के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों इन दोनों के बीच की जो कड़ी है, अब एक बात बताइए, इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, स्पर्श, और दोस्तों इसमें क्या आ रहा है, संघर्ष। तो तीसरा प्रयत्न भेदी क्या हो जाता है हमारा, स्पर्श संघर्ष। यह दोस्तों मैंने आपको बता दिया स्पर्श संघर्ष भी दे सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, स्पर्श को स्पर्श भी लिख सकते हैं, संघर्ष को संघर्ष भी लिख सकते हैं। तो यानी वह व्यंजन जिसका उच्चारण करने पर स्पर्श से तो अधिक ऊष्मा बाहर आती है, लेकिन ऊष्म जो व्यंजन है यानी संघर्ष जो हमारे व्यंजन है उनसे कम ऊष्मा बाहर आती है, दोस्तों वो किसके अंतर्गत आता है, स्पर्श या संघर्ष के अंतर्गत आता है। और दोस्तों इसके अंतर्गत जो आता है वो आता है चय वर्ग। इसके अंतर्गत दोस्तों कौन सा आता है, चय वर्ग। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे सर आपने चय वर्ग तो यहाँ पर भी लिख दिया था और चय वर्ग आपने यहाँ पर भी लिख दिया। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था शुरू में, ये कैसा नियम है, सामान्य नियम। अगर मैंने इसमें से किसी भी वर्ण को ले लिया तो ये कौन से नियम आ रहे हैं, मुख्य नियम। ये कौन से नियम आ रहे हैं, मुख्य नियम। जब मैंने चय वर्ग को किसके अंतर्गत ले लिया, स्पर्श संघर्ष के अंतर्गत ले लिया, तो दोस्तों यहाँ से चय वर्ग हट जाएगा। यहाँ से हम क्या कर देंगे, चय वर्ग को हटा देंगे, चय वर्ग को यहाँ से हटा देंगे। सबसे पहला स्पर्श या स्पर्शी। अब कौन कौन से वर्ग बच गए इसमें, कै वर्ग, टय वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग। दोस्तों दूसरा हमारा संघर्ष या संघर्षी, जिनमें संघर्ष करना पड़ता है, वो कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन। तीसरा स्पर्श संघर्ष, यानी इन दोनों का जो मेल है उसको क्या बोला जाता है, या इन दोनों के बीच की जो कड़ी है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, स्पर्श संघर्ष बोला जाता है, जिसमें हमारा कौन सा वर्ग आता है, चय वर्ग। चौथा जो प्रयत्न भेद होता है दोस्तों, उसको नाम दिया जाता है अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक प्रयत्न भेद दोस्तों क्या कहता है कि वह व्यंजन जिसको नासिका की सहायता से बोला जाएगा, वह व्यंजन जिसको किसकी सहायता से बोला जाएगा, नासिका की सहायता से बोला जाएगा, किसके अंतर्गत आएगा, अनुनासिक के अंतर्गत आएगा। और दोस्तों जब मैंने आपको उच्चारण स्थान पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था नासिका की सहायता से किन वर्णों का उच्चारण किया जाता है, पंचम वर्णों का, यानी प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है वो नासिका की सहायता से। तो दोस्तों इसके अंतर्गत कौन सा आ जाएगा, प्रत्येक वर्ग का, वर्ग का 5वां
वर्ण। तो अनुनासिक के अंतर्गत दोस्तों कौन सा आएगा, जिससे हम नासिका की सहायता से जिस व्यंजन का उच्चारण करेंगे वो क्या कहलाएगा, अनुनासिक। जिसके अंतर्गत कौन से आते हैं दोस्तों, हमारा प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ण। अगर हम इसकी डिटेल देखें, प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ण, तो कै वर्ग का गै, च वर्ग का य, तय वर्ग का न, तय वर्ग का न, पै वर्ग का मैं। ये 5 हो गए दोस्तों। अब एक बात बताइए दोस्तों, ये 5 तो यहाँ पर भी आ रहे हैं और यहाँ पर भी आ रहे हैं, यानी कि ये मुख्य नियम आ गया। तो यहाँ से हम इनको हटा देंगे। जैसे ही हटा देंगे तो कै वर्ग में बची क्या जाएगा, हमारा कै, ख, ग और घ। भाई 5वां तो हमने अनुनासिक के अंतर्गत ले लिए, मुख्य नियम के अंतर्गत। टै वर्ग में बची क्या जाएगा, टै, ठ, ड और ढ। तय वर्ग के अंतर्गत बची क्या जाएगा, तय, थ, द और ध। पै वर्ग के अंतर्गत बची क्या जाएगा, पै, फ, ब और भ। क्योंकि इनके 5वें जो वर्ण थे वो हमने किस में ले लिए, अनुनासिक के अंतर्गत ले लिए। यहाँ दोस्तों च वर्ग जो है, च वर्ग में भी 4 बच जाएंगे दोस्तों, च, छ, ज और झ। क्योंकि यह जो है वो आपने किसके अंतर्गत ले लिया, अनुनासिक के अंतर्गत ले लिया। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी ये क्या है, 4। पहला स्पर्शी स्पर्शी, स्पर्शी स्पर्शी के अंतर्गत कै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग के, इनके भी केवल 4 वर्ण। संघर्ष के अंतर्गत, जिनमें संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष करेंगे तो ऊष्मा पैदा होगी, तो ऊष्म व्यंजन इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तीसरा, इन दोनों के बीच की कड़ी है स्पर्श संघर्ष, इसके अंतर्गत कौन सा आता है दोस्तों, च वर्ग। जैसे दोस्तों आप उच्चारण भी अगर करके देखेंगे, आप कै वर्ग का उच्चारण करिए, कै, ख, ग, घ, ग, ठीक है। एक आप उच्चारण करिए श, श, श है, अधिक ऊष्मा। एक आप च वर्ग का उच्चारण करिए, च, छ, ज, झ। यानी स्पर्श से तो अधिक ऊष्मा बाहर आ रही है, लेकिन ऊष्म जो व्यंजन है यानी संघर्ष जो हमारे व्यंजन है उनसे कम ऊष्मा बाहर आ रही है। ये इसलिए हमारी ये बीच की कड़ी है। अनुनासिक का आप अर्थ समझिए, जिसका आपको नासिका यानी नासिका की सहायता से जिसको उच्चारण किया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है, अनुनासिक के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत हमारा प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण आता है, 5वां वर्ण आता है, यानी ग, य, न और न। 5वां जो दोस्तों हमारा प्रयत्न भेद होता है उसको नाम दिया जाता है अर्धस्वर। अर्धस्वर यानी वह स्वर या अर्धस्वर का मतलब ही क्या हो गया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं व्यंजनों का, तो ऐसा व्यंजन जिसके उच्चारण करने पर आधे स्वर की ध्वनि सुनाई देती है, ऐसा व्यंजन जिसका उच्चारण करने पर आधे स्वर की स्वर की जो ध्वनि है वो सुनाई देती है, उसको किस नाम से जाना जाता है, अर्धस्वर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अर्धस्वर जो हमारे व्यंजन है ये 2 हैं दोस्तों, एक तो है यह और एक है वह। एक तो कौन सा है, यह, और एक है वह। दोस्तों आप अगर उच्चारण में करेंगे तो आप, जैसे मैंने शब्द बोल दिया प्रत्येक, प्रत्येक शब्द बोल दिया दोस्तों, आप जल्दी जल्दी बोलते जाइए इसको, प्रत्येक 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 प्रत्येक। तो आपको ऐसा भी लग रहा है मैं प्रति एक बोल रहा हूँ और ऐसा भी लग रहा है प्रत्येक बोल रहा हूँ, यानी पूर्ण रूप से ये स्वर नहीं है, लेकिन आधे स्वर की क्या हो रही है, ध्वनि सुनाई दे रही है। और जिसमें आधे स्वर की ध्वनि सुनाई दे वही व्यंजन हमारा कौन सा कहलाता है, अर्धस्वर कहलाता है। तो यह और वह जो दोस्तों हैं ये क्या कहलाते हैं, अर्धस्वर व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि इसके बारे में एक अलग क्वेश्चन और आ गया, उसको ध्यान रखना कि इसको संघर्षहीन भी बोल दिया जाता है। इसको क्या बोल दिया जाता है, संघर्षहीन, यानी वह व्यंजन जिसमें संघर्ष नहीं किया जाता। क्योंकि मैंने आपको बताया था यह और वह जो है इसकी उत्पत्ति किससे होती है, पेट या नाक से, तो आपको कहीं संघर्ष करना पड़ ही नहीं रहा। और जिसमें संघर्ष नहीं होता वो क्या कहलाता है, संघर्षहीन। तो इसका दूसरा जो नाम दिया जाता है दोस्तों, आजकल संघर्षहीन भी नाम चल रहा है। तो संघर्षहीन से आप घबरा मत जाना कि संघर्षहीन क्या हो गया, कि संघर्षहीन तो सर ने पढ़ाया ही नहीं। तो अर्ध जो स्वर है इसी को क्या बोला जाता है, संघर्षहीन बोला जाता है। छठा दोस्तों जो हमारा होता है उसको दोस्तों नाम दिया जाता है लुंठित, या फिर दोस्तों इसी का दूसरा नाम है प्रकंपित, लुंठित या प्रकंपित। इसकी दोस्तों अगर परिभाषा देखते हैं तो परिभाषा इसकी होती क्या है, कि वह व्यंजन जिसका उच्चारण करने पर जिह्वा जो है, जिह्वा यानी जीभ लुंठावस्था में आ जाती है। किस अवस्था में आ जाती है, लुंठावस्था। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे लुंठावस्था क्या होती है, लुंठावस्था का मतलब होता है बेलनाकार अवस्था। लुंठावस्था का मतलब ही क्या होता है, बेलनाकार
अवस्था होता है। तो यानी वह स्वर जिसका हम जब उच्चारण करते हैं तो जिह्वा किस अवस्था में आ जाती है, लुंठ अवस्था यानी बेलनाकार अवस्था में आ जाती है। वो कौन सा स्वर है या कौन सा व्यंजन है दोस्तों, लुंठित व्यंजन है या लुंठित प्रयत्न भेद है। या दोस्तों दूसरा इसका क्या नाम दिया गया, प्रकंपित। प्रकंपित का अर्थ ही क्या होता है दोस्तों कि वह व्यंजन जिसका उच्चारण करने पर जिह्वा जो है यानी जीभ जो है उसमें कंपन उत्पन्न होता है। वह स्वर या वह व्यंजन जिसका उच्चारण करने पर या वह वर्ण जिसका उच्चारण करने पर जिह्वा में क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है, वो किसके अंतर्गत आएगा, लुंठित या प्रकंपित के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों लुंठित या जो प्रकंपित वो वर्ण है वो दोस्तों एकमात्र है आपका र। लुंठित या प्रकंपित वर्ण किसको बोला जाता है दोस्तों, र को बोला जाता है। सातवां दोस्तों जो प्रयत्न भेद है उसको नाम दिया जाता है दोस्तों पार्श्विक। उसको क्या नाम दिया जाता है, पार्श्विक। पार्श्विक से अर्थ ही क्या है, अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो वह व्यंजन जिसका उच्चारण करने पर प्राणवायु जो है किसी वर्ण का, जब मैंने आपको बताया था उच्चारण करोगे प्राणवायु बाहर आएगी, तो वह व्यंजन जिसका उच्चारण करने पर प्राणवायु जो है मुख के किसी भी भाग से नहीं टकराकर, मुख के किसी भी भाग से नहीं टकराकर जिह्वा जो है इसके आसपास के भाग से सीधी आ जाती है, किसी भी भाग से नहीं टकराएगी, आसपास के भाग से। पार्श्विक का मतलब ही क्या है, आसपास का जो भाग है जिह्वा के आसपास के भाग से सीधी निकल जाती है, वो वर्ण दोस्तों क्या कहलाता है, पार्श्विक वर्ण कहलाता है। एकमात्र दोस्तों जो आपका पार्श्विक वर्ण है वो है ल। आप उच्चारण भी अगर करेंगे तो आप एक बार उच्चारण करके देखिए, आप बोलिए ल। अब प्राणवायु जो है किसी भाग से टकरा रही है, क्या हुआ, सीधी बाहर आ गई जिह्वा के आसपास के भाग से, इसलिए इसको दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, पार्श्विक के नाम से जाना जाता है। आठवां दोस्तों हमारा जो प्रयत्न भेद है उसको नाम दिया जाता है उच्छिप्त। उसको क्या नाम दिया जाता है दोस्तों, उच्छिप्त। दोस्तों उत का मतलब होता है, ये दोस्तों आधा हैत है, उत का मतलब होता है ऊपर, और दोस्तों क्षिप्त का मतलब होता है नीचे गिरना। यानी वह व्यंजन जिसका जब हम उच्चारण करते हैं तो जिह्वा पहले तो ऊपर जाती है, वह व्यंजन जिसका जब हम उच्चारण करते हैं जिह्वा पहले क्या होगी, ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने के बाद में नीचे गिरती है। क्षिप्त का मतलब ही क्या है, नीचे गिरना। पहले तो जिह्वा ऊपर जाएगी और उसके बाद में नीचे गिरेगी, उसको दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, उच्छिप्त व्यंजन के नाम से या उच्छिप्त प्रयत्न भेद के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों हमारे दो होते हैं, एक को दोस्तों नाम दिया जाता है ड, और दोस्तों एक को नाम दिया जाता है ढ। अब दोस्तों आप देखेंगे ड और ढ तो मैंने यहाँ पर भी लिख दिए थे, ये ड आ रहा है, ये ढ आ रहा। दोस्तों दोनों में अंतर क्या है, बिंदी नहीं होने का, जो कि मैं जब आपको वर्णों की संख्या पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बता दिया था, अगर बिंदी नहीं लगी हुई होती तो ये क्या है, स्पर्श है, और अगर बिंदी लगी होती है तो दोस्तों ये क्या है, उच्छिप्त वर्ण। अब दोस्तों उच्छिप्ति, इसमें एक बात ध्यान रखना दोस्तों, इसने इसके दो नाम और निकाल दिए हैं जिससे स्टूडेंट को पता नहीं चले कि क्या पूछना चाह रहा है क्या। ध्यान रखना दोस्तों, उच्छिप्त व्यंजन जो होते हैं इनको ही बोला जाता है ताड़न जात। इनको ही क्या बोला जाता है, ताड़न जात। ताड़न का मतलब जीभ, जात का मतलब नीचे आना, यानी जीभ पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, क्या कहलाया जाएगा, ताड़न जात। या फिर दोस्तों इसका दूसरा नाम दे दिया द्विस्पृष्ट। द्विस्पृष्ट। अब दोस्तों द्वि का मतलब क्या होता है, दो, स्पृष्ट का मतलब क्या होता है, स्पष्ट करना। अब यानी दो भागों को जब स्पष्ट करती हो तो दोस्तों आप मेरे को बताइए, जीभ पहले ऊपर जाएगी तो उपले भाग को स्पष्ट करेगी, और फिर झटके के साथ जैसे ही नीचे आएगी तो निचले भाग को भी स्पष्ट करेगी, तो दो भागों को स्पष्ट कर रही है। तो दोस्तों ताड़नजात और द्विस्पृष्ट जो व्यंजन है वो अलग कोई नहीं है, कौन से हैं हमारे, उच्छिप्त व्यंजन ही है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो प्रयत्न जो भेद है ये है। दोस्तों मैंने यहाँ पर परिभाषा नहीं लिखी हुई, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया, अगर आपको परिभाषा की ज़रूरत पड़े तो DR कैंपस के आप चैनल पर जाकर वहाँ पर आपको परिभाषा उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।